नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं, मिडिल ईस्ट की आग बुझेगी या नहीं, दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। लेकिन इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट वाले रास्ते से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ जाती है। खबर यह है कि ईरान के जरिए अब भारतीय जहाजों पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई और जैसे ही यह खबर सामने आई, दिल्ली तक हड़कंप मच गया। तुरंत ईरानी दूतावास को दिल्ली में तलब किया गया और उसके बाद सीधा सीधा चेतावनी जारी कर दी गई। आखिर क्यों भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया? इराकी तेल लेकर ये जहाज आ रहे थे। अभी तक तो नॉर्मल तरीके से भारत के जहाज निकलने दिए जा रहे थे। अचानक ऐसी क्या परिस्थिति हुई, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग हो गई है और उससे हर कोई हैरान है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, ईरान की तरफ से भारतीय जहाजों पर फायरिंग की जाती है। हर कोई हैरान है कि अभी तक तो रिश्ते अच्छे थे, भारत मदद ईरान को भी पहुंचा रहा था, उसके जहाज भी गुजर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग शुरू हो गई? मैं सबसे पहले भारतीय जहाज वाले विषय पर आता हूं। एक दिन पहले खबर आई कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब खुल गया है। हाँ। और जहाजों की आवाजाही चालू हो गई, ज्यादा जहाज जा रहे थे। उसके बाद जो भारत के जहाज हैं उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया। इसके बावजूद ईरान की सरकार से, ईरान की सरकार ने कहा कि ओके, आप गुजर सकते हैं। लेकिन जब गुजरने लगे तो दोनों पे फायरिंग शुरू हो गई। ये अभी तक नहीं हुआ था इस पूरे युद्ध के दौरान। अभी क्यों हुआ, सवाल और यही है। यही मुझे लगता है कि पहले वो ऑडियो सुना दीजिए कि जो जहाज है, भारतीय जहाज, उसका नाविक पैनिक में क्या कुछ कह रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि आपने हमें परमिशन दी, अब आप हम पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं। और ये कॉमर्शियल जहाज है। एक बार सुनवाते दर्शकों को क्लियर होगा कि क्या स्थिति रही उस वक्त। सेपा नेवी, दिस इज मोटोरेंगस्तान मारहेडल। यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, माय नेम सेकंड ऑन योर लिस्ट। यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, यू आर फायरिंग नाउ, लेट मी टर्न बैक। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ नाविक जो है वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाज को वापस जाने की बात भी कर रहे हैं। अब यहीं से जो दो तरह की खबरें आ रही है। पहली खबर यह है कि ईरानी सरकार और आईआरजीसी, जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है, उनके बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। और एक नहीं, इसके 3-4 कारण मैं आपको बता सकता हूं। जो अगार्ची है, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और स्पीकर हैं, वो लगातार एक सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं। वो बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका के साथ डील वगैरह कर रहे हैं। लेकिन बार बार आईआरजीसी की तरफ से बयान आ रहा है कि हम इसे नहीं मानते। अच्छा। और आईआरजीसी जो है, जो मतलब आसान शब्दों में कहूं तो वहां की सेना, तो वहां की जो सेना है, ईरानियन सेना, वो कह रही है कि देश का अधिकतम कंट्रोल हमारे हाथों में है। वहां के प्रधानमंत्री, स्पीकर किस बिहाफ में और किस ऑथोरिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। और हमारा, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा। अब देखिए, ये जो दरार कैसे चौड़ी हुई है उसका मैं कुछ और उदाहरण बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौते के करीब हैं, 2 दिन में मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। तब तक कल की खबर है कि 23 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस भेज दिया गया। अच्छा। मतलब जो टेबल पे ये समझौता करके जा रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री या वहां के स्पीकर ईरान के, वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि जो वहां का जो कमांड है वो आईआरजीसी के पास है। तो फिर कैसे शांति बहाल होगी? तो यही तो दिक्कत है। इसलिए कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान को हम ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। और फिर उसका रिपरकशंस ये है कि सामने अब इजराइल ने कहा कि जब ये मान ही नहीं रहे तो हम भी लेबनान पे हमला करेंगे। इस समझौते का कोई मतलब ही नहीं। तो मान लिया किसी ऐसे व्यक्ति को आप भेज दीजिए ईरान से, जो जाकर टेबल पे कुछ भी साइन कर लेता है लेकिन जमीन पर लागू नहीं करवा पाता। तो इसकी वजह से तो तमाम देश युद्ध में आ जाएंगे पंकज जी। जिस तरीके से उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, फिर तो वो सीधा आएंगे ईरान के खिलाफ। यही बात है। जो ईरानियन टेलीविजन की रिपोर्ट है, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि आईआरजीसी और वहां के इंटेलिजेंस, जो कासिम सुलेमानी को अपना आदर्श मानते हैं,
उनके साथ बातचीत ज्यादा हो गई। ये कुछ कुछ सिचुएशन जैसे पाकिस्तान की तरह है, जैसे भारत जब भी पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री से बात करता था उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वहां कमांड में तो आर्मी है। तो यहां भी वही हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, पेजेस्कियन बातचीत कर रहे हैं, अगार्ची बात कर रहे हैं, और वहां के जो स्पीकर हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी चल ही नहीं रही अपने देश में, जब कंट्रोल। और इस वजह से इस तरह की घटनाएं। कंट्रोल, वहां एक कमांड सेंटर नहीं है आज की तारीख में। और देखिए टॉप के सारे 30 लीडर जब मारे गए ना, तो अपना अपना इंडिपेंडेंट कमांड सेंटर है, एक जो कहता है वो दूसरा मानता नहीं। यही लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ईरान की कमान संभाल कौन रहा है, कौन देख रहा है ईरान को कि अभी कुछ फैसला लिया जाता है, थोड़ी देर में चीजों से पलट जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाहे अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि इस युद्ध को और ज्यादा खींचे, वो किसी भी तरह से इसे खत्म करना चाह रहा है। अब एक और एंगल है इसमें, सुशांत सरीन है और एक और हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि आखिरी बार कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस तरह के नेगोशिएशंस के लिए कब गया था अमेरिका के बिहाफ में, वो गया था अफगानिस्तान। अच्छा, जब अफगान अमेरिका युद्ध चल रहा था ना, तो ईरान का आर्मी चीफ को भेजा गया था अफगानिस्तान बातचीत करने तालिबान से, मुल्ला उमर से, अलकायदा से। हुआ ये कि वो गया वहां पे, और अमेरिकी रिपोर्ट है CIA की, आर्मी चीफ ने चुपके से कहा कि कभी सरेंडर मत करना, क्योंकि और पाकिस्तान का इसे मकसद है कि अगर सरेंडर कर जाता तालिबान या फिर समझौता हो जाता तो पाकिस्तान को जो डॉलर आ रहे थे वो बंद हो जाते। हाँ, तो ये जाके चुपके से कहा कि किसी भी, कि तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो और इस्लाम कभी सर नहीं झुकाता, कट जाता है पर झुकाता नहीं, और ये भड़काकर वहां से चले आए थे। इस बात की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, कहा गया कि इसे कहते हैं डिप्लोमेसी ऑफ डिसेप्शन, तो यही काम अब ईरान के साथ भी कर रहा है पाकिस्तान। एग्जैक्टली कल एक फॉक्स न्यूज की खबर है, और फॉक्स न्यूज कहता है कि जो असीम मुनीर हैं, इनके ये इंटेलिजेंस चीफ थे, ये ISI के चीफ भी रह चुके हैं, और इनका जो है ईरान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो यूनिट से बहुत अच्छा संबंध है। दावा तो यह भी किया जाता है कि ये कुछ दिनों वहां सर्व करके भी आए हैं, ये उनके लिए काम भी करते थे। तो अब ये गए हैं वहां पे, तो बातचीत तो किसके साथ चल रही है, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति के साथ, लेकिन ये जाके मुलाकात भी उनके साथ करें। लेकिन अंदर अंदर खबर यह है कि असीम मुनीर ने IRGC को यह कहा है कि तुम मत सरेंडर करना। मतलब अफगानिस्तान वाला खेल जाकर ईरान में खेल दिया, आपस में दरार पैदा करवा दी है। वही डिप्लोमेसी ऑफ डिसेप्शन। इससे पाकिस्तान को फायदा है। देखिए आज पाकिस्तान सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में, कल ये खबर आई कि पाकिस्तान का एक्सेप्टेंस पहले दुनिया में नीचे से दूसरे नंबर पे था, आज वो नीचे से 28वें नंबर पे चला गया है, यानी उसका एक्सेप्टेंस कई देशों में बढ़ा है। ये सब जो किया ना, प्रोपेगेंडा की बैठक करा रहे हैं, तो शांति वार्ता करा रहे हैं, एक तो छवि सुधरी, दूसरा इसको पैसे मिल रहे हैं, जैसे अभी सऊदी ने पैसा दे दिया, IMF ने पैसे देने के वादा किए, तो ये तो विन विन सिचुएशन में। ये क्यों चाहेगा कि ये सब बंद हो जाए? कोई अपनी इनकम बंद कराना चाहता है, लेकिन पंकज जी, वो चाहेगा कि पाकिस्तान तो खेल कर रहा है, भारतीय जहाजों को निशाना बनाने का मकसद क्या है? एग्जैक्टली अब आई हैं। हमला किसने किया? IRGC ने। मिलिट्री के साथ किसके रिश्ते हैं? असीम मुनीर के। वहां के इंटेलिजेंस यूनिट में काम किसने किया है? असीम मुनीर ने। तो पाकिस्तान क्या चाहेगा कि IRGC भारतीय जहाजों को निशाना बनाए, मतलब पाकिस्तान भारत दुश्मन है ना, के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। एग्जैक्टली जो अगार्ची हैं या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, स्पीकर है, सब कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा देश है, हमारी खूब मदद की है, हमारे लिए दवाएं भेजी, अनाज भेजा, सब कुछ बोल रहे हैं। भारत में बैठे ईरान के राजदूत, तमाम नेता ये कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है ये किसने किया, कैसे हुआ, हमें जानकारी नहीं है, ईरान कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली तो जो सिविलियन गवर्नमेंट है वहां पे, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छे शब्द कह रहे हैं कि भारत ने दिखा दिया कि संकट के समय एक दोस्त की कैसे मदद की जाती है। लेकिन IRGC के अंदर कुछ यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने असीम मुनीर के साथ बातचीत करके ये कांड किया है। समझ रहे क्या चल रहा है वहां पे? अब भारत और वो जो यूनिट है,
देखिए, भारत तो पहले तो ऑफिशियली ईरान के राजदूत को बुलाया और कहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ जानकारी नहीं। बोला कि जानकारी नहीं तो आपके देश में हुआ है, आपको पता लगाना। तो पाकिस्तान की, ईरान की गवर्नमेंट भी शॉक्ड है। और आईआरजीसी की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पे वो जो यूरेनियम संवर्धन वाला, ये हम नहीं मानेंगे, हम इनरिच करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि अमेरिका सरेंडर नहीं कर जाता। ये मतलब कि हार्डलाइनर बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से। पंकज जी, जो सिविलियन गवर्नमेंट है उससे सॉफ्ट बयान आ रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा और है कि हो सकता है ये अमेरिका की चाल हो, ईरान का नाम देने की कोशिश की गई हो, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी कि ईरान से किसी तरह उसके जो साथी देश हैं जो मदद पहुंचा रहे हैं उन्हें काट दिया जाए, ईरान की आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, क्योंकि नाकेबंदी अमेरिका ने भी कर रखी है हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर मैं देता हूं। अगर अमेरिका को इस तरह की चालबाजी करनी होती तो पहले वो चीन पे करता, तब भारत, क्योंकि चीन उसका ज्यादा बड़ा ये है, राइवल है, और ये पूरा इन सब मामले में। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि जहां अमेरिकन जहाज ब्लॉकेड है वो उस जगह से बहुत दूर है। फायरिंग हुई है ईरान से। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का ईरान के अंदर और खास करके हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास इतना भी ऐसे डेवलप है कि वो मिसाइलें दाग सके। और आज तक, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि आईआरजीसी का कोई भी एक कमांड सेंटर या कोई भी एक यूनिट अमेरिका से जा मिला है। अगर ऐसी खबर आती तब हम विश्वास करते कि हो सकता है। और लोकेशन देखिए ना कि जहां पे अगर अमेरिका को फायर करना होता तो अमेरिका की तरफ से आता, वो तो दूर है। फायरिंग आई है ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से। और बातचीत जो किया है भारतीय नाविक में, उसमें भी जवाब आ रहा है आईआरजीसी का कि वापस लौट जाओ, गेट बैक। तो अगर अमेरिका की ईरान में इतनी ही चलती, आईआरजीसी पे इतनी ही पकड़ होती, तो फिर तो ये युद्ध ही नहीं होता। ये एक फ्रिंज यूनिट है आईआरजीसी का, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, या हो सकता है डिप्लोमेसी ऑफ डिसेप्शन के तहत असीम मुनीर, चूंकि बहुत गहरे संबंध है बहुत लंबे वक्त से, उन्होंने एक्टिवेट किया हो कि इंडियन जहाजों को निशाना बना। तो क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि जहाज आने बंद हो गए हैं, गोलीबारी के बाद से अभी ब्रेक लग गया है चीजों पर? देखिए, असर तो पड़ेगा, लेकिन बातचीत हुई है तो प्रॉमिस किया है ईरान ने कि नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम भारत के जहाजों को नहीं रोक रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि पाकिस्तान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है किस तरह ईरान और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाए, बिगड़ जाए। इससे क्या होगा कि एकमात्र दोस्त बच जाएगा सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भारत दवाएं भेजे ईरान को, भारत अनाज भेजे और बदले में ईरान कच्चा तेल दे, ये पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं। वो इसे किसी तरह पटरी से उतारना चाहता है, और इसके लिए वो अपने एसेट्स का इस्तेमाल करेगा ईरान के अंदर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के एसेट्स नहीं है ईरान के अंदर, वो एक्टिवेट करेगा, एंटी इंडिया माहौल बनाएगा वहां पे, चाहे वो मुसलमान के नाम पे बनाए, इस्लाम के नाम पर बनाए। और इसीलिए कि भारत को ईरान मामले में खास करके बहुत फूंक फूंक पे कदम रखना है। भारत सरकार ने बहुत पेशेंस के साथ, 2 तरह के लोग थे जो दबाव बना रहे थे। एक थे यहां राइट विंगर्स जो कि कह रहे थे कि इजराइल के साथ चले जाओ, अमेरिका के साथ चले जाओ। दूसरे थे भारत में रहने वाले मुसलमान जो कह रहे थे खुलकर ईरान की तरफ चले जाओ। दोनों में खतरा था। आपको बहुत समझदारी से किसी तरह दोनों को फुसलाकर अपना काम निकालना था। बिल्कुल हुआ भी। और भारत सरकार ने बहुत बिल्कुल पेशेंस के साथ वो किया। अगर खुलकर ईरान की तरफ चले जाते तो वही हाल होता है जो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के कैटेगरी में आ जाते। अगर खुलकर इजराइल की तरफ चले जाते तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड के ये दुश्मन हो जाते, चाहे वो गल्फ या शिया कम्युनिटी के तो कम से कम जरूर हो जाते। तो भारत के पास यही रास्ता था कि वो जो सर्कस में रस्सी के सहारे बैलेंस बना के नहीं चलता है, उसी तरह दोनों तरफ चलते हुए अपना गैस और कच्चा तेल वगैरह मंगवाते रहना। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेसी ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत जिस तरीके से आगे रणनीति पर बढ़ रहा था वही उससे फायदा भी पहुंचा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपको तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत के जहाजों को किस तरीके से निशाना बनाया। धुआंधार गोलीबारी होती है, जहाज वापस लौटा दिए जाते हैं। भारत में
तुरंत ईरानी दूतावास को तलब किया जाता है, जवाब मांगा जाता है। तमाम नेताओं को ईरान के यही नहीं पता कि किसने ये गोलीबारी की, हालांकि की ईरान की तरफ से की गई थी, लेकिन किसने की, ये पूरे डिस्कशन में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन चाल खेल रहा है, कैसे ईरान के नेता और वहां की सेना के बीच तोड़फाड़ हो चुकी है और इसकी वजह से तमाम उन देशों को निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान के ही मददगार हैं, जो ईरान से ही दोस्ती रखते हैं। लेकिन अब आगे भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद ईरान क्या कुछ करता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।